बहुत समय पहले रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का पति खेती करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। उसी जंगल में जमींदार कालू सेठ भी रहता था। उसकी नजर गरीब और कमजोर पक्षियों की जमीन पर रहा करती थी। किसी न किसी बहाने वो उनकी जमीन हड़प लेता था। एक दिन जब टुन्नू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर कालू सेठ आता है और टुन्नू चिड़ा से कहता है, अरे ओ, इतने दिन हो गए, तूने अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया। अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया, बस अब और नहीं। ये लो कागज, इस पर अपना पंख लगा दो और ये खेत और जमीन मेरे नाम कर दे। तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुझे अपने खेत में काम भी दे दूंगा, जिससे तुझे और तेरे परिवार को भूखा मरना ना पड़े। आप किस कर्ज की बात कर रहे हैं सेठ जी? मैंने कब आपसे कर्ज लिया है? मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं है। फिर मैं अपना खेत आपके नाम क्यों करूं? सुबह सुबह आप में चढ़ा रखी है क्या? जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है मेरे खेत में। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये देख, तेरे पंख का निशान लगा है इस कागज पर। तूने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए हैं। मालिक, ऊपर वाले के लिए है, ऐसा जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। आप ऊपर वाले से तो डरिए। अगर आप मेरा खेत ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझ पर रहम कीजिए मालिक। वो सब मैं नहीं जानता। आज से ये खेत मेरा हुआ। तू चल भाग यहाँ से, नहीं तो मेरे आदमी तुझे मार कर इसी खेत में दफना देंगे। फिर तेरे परिवार का कौन ख्याल रखेगा? इसलिए अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। टुन्नू चिड़ा क्या करता, बेचारा रोता हुआ घर वापस आ जाता है। उसकी ये हालात देखकर उसकी पत्नी रानो चिड़िया उससे कहती है, अजी क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ है, जल्दी बताइए, मेरा जी बैठा जा रहा है। रानो, उस कालू सेठ ने झूठे कर्ज की बात कहकर मेरा खेत हड़प लिया। मैंने अभी तक उससे कोई कर्ज नहीं लिया है। वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे? मैं अभी जाकर देखती हूँ। कोई फायदा नहीं रानो उसके पास जाने का। पता नहीं कहाँ से मेरे पंख के निशान वाला कागज है उसके पास, जिसमें लिखा है मैंने 50,000 रुपए उससे उधार लिए हैं। ये कहकर टुन्नू चिड़ा को ऐसा सदमा लगता है कि वो खाट पकड़ लेता है। ये सब देखकर रानो और गुड़िया घबरा जाती हैं। बिटिया, तुम्हारे पापा की तबीयत आज बहुत खराब है। मैं डॉक्टर तोतराम को बुलाकर लाती हूँ। तुम यहीं अपने पापा के पास बैठकर उनका ख्याल रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया डॉक्टर तोताराम को बुलाने जाती है। तभी उसे एक जगह किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। रानो चिड़िया पास जाकर देखती है तो एक साधु बाबा बुरी तरह से घायल झाड़ियों के बीच पड़े करहा रहा था। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मेरी मदद कर दो। तभी रानो चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है। बस बाबा, आप घबराइए नहीं, मैं आ गई हूँ। आपकी यह हालत किसने की बाबा? ये सब छोड़िए, मैं अभी आपको यहाँ से बाहर निकालती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रानो चिड़िया उस साधु बाबा को वहाँ से बाहर निकालती है। बाबा, आप ठीक तो है ना? अब बताइए, आपकी ऐसी हालत किसने की? बिटिया, एक शिकारी ने मेरी ऐसी हालत की है। झाड़ियों में छिपकर मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई है, वरना आज वो मुझे मार ही डालता। बिटिया, यहीं पास में मेरा घर है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो बेटा। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। क्यों नहीं बाबा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ाती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस घायल साधु बाबा को उसके घर तक पहुंचाती है और बाबा से कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। मैं यहाँ पर डॉक्टर तोतराम को बुलाने के लिए आई थी। क्या हुआ बिटिया? तुम इतनी परेशान कैसे हो गई? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर रानो चिड़िया बाबा को सारा बात बताती है। बाबा, मेरे पति बहुत बीमार हैं, घर में इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। मैं सरकारी डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, तभी आपकी आवाज आई और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आ गई।
अच्छा सुनो बिटिया, तुम एक बहुत नेक दिल और दयालु चिड़िया हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरी जान बचाने के बदले में मैं तुम्हें ये जादुई लीची के बीज देता हूँ। इसे रात के अंधेरे में जब सब सो जाए तो अपने घर के आंगन में बो देना। अगले दिन लीची का पेड़ और लीची का घर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया वो बीज लेकर वहाँ से चली गई। फिर रानो ने ऐसा ही किया। रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद उसने अपने आंगन में वो लीची के बीज बो दिए। अगले दिन लीची के पेड़ और लीची का बना हुआ घर को देखकर वो बहुत खुश हुई और अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपनी बेटी गुड़िया को वहाँ लेकर आई। टुन्नू जी, गुड़िया, आप दोनों जल्दी से मेरे साथ आंगन में चले और देखें, हमारे आंगन में लीची का पेड़ उगा है और उसके साथ में लीची का घर भी है। फिर टुन्नू चिढ़ा और गुड़िया दौड़े दौड़े आंगन में आते हैं। अरे ये क्या रानो हो, यहाँ तो लीची का पेड़ और लीची का घर कभी था ही नहीं, पर अचानक ये सब कैसे हुआ? फिर रानो चिड़िया सारी बात उन्हें बताती है। तभी टुन्नू चिढ़ा एक लीची खाता है और लीची खाते ही उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अरे रानो, ये लीची कोई मामूली लीची नहीं, बल्कि ये जादुई लीचियाँ हैं। ये सब तुम्हारी अच्छाई की वजह से हुआ है। जो बाबा ने खुश होकर तुम्हें ये जादुई लीची के बीज दिए, और ये लीची का घर कितना सुंदर है। सुनो पापा, आप ये सारी लीची को तोड़कर बाजार में बेच दो। इससे हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और आपको काम ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर टुन्नू चिढ़ा अपने परिवार के साथ उस लीची के घर के अंदर जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है और इस घर के अंदर हमारे जरूरत की सारी चीजें मौजूद भी हैं। सच में ऊपर वाले ने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। फिर टुन्नू चिड़ा झटपट सारी लीचियों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। और फिर उस दिन के बाद से वो लीची बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घायलों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। किसी गांव में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ कालू कौवे और गौरी कौवी के घर में नौकरानी का काम करती थी। वो दोनों कौवा कौवी बहुत ही लालची और धोखेबाज पक्षी थे। वो दोनों रानो चिड़िया और गुड़िया से दिन रात मजदूरों की तरह काम करवाते थे। दोनों माँ बेटी अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो दोनों मजबूरी में कालू और गौरी के अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी। उधर कालू कौवा पक्षियों से उधार पैसे लेता था। धीरे धीरे उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और फिर एक दिन उनके घर पर भुल्ला चील अपने साथियों के साथ अपना कर्ज मांगने आता है। सुन तालू कौवे, आज इतने दिन हो गए, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी ने अभी तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, याद रखना। उसके बाद वो चील वहाँ से चला जाता है। उस चील की धमकी सुनकर कालू और गोरी की हालत खराब हो जाती है। हमें किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त करना होगा। वो पक्षी बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो सच में हमें जान से मार देंगे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पैसों का इंतजाम करने के लिए हमें कोई न कोई उपाय सोचना ही होगा। हम इन दोनों माँ बेटी का इस्तेमाल करके पैसे का इंतजाम करेंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को काली पहाड़ी पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले पक्षियों का मानना था कि उस पहाड़ी के पास बेशकीमती मोती है। सुनो रानो, तुम अभी के अभी उस काली पहाड़ी के पास जाओ और हमारे लिए वो बेशकीमती मोती लेकर आओ, जिसे बेचकर हम अपना सारा कर्जा चुकाएंगे। मालिक, लेकिन मैं वहाँ कैसे जा पाऊंगी? आपको पता है ना, वहाँ पर खतरनाक। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, हम कुछ नहीं जानते। चुपचाप से तुम वहाँ जाओ, वरना तेरी इस बेटी को मैं जान से मार दूंगा।
बेचारी रानो चिड़िया के पास कालू कौवे की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो काली पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद वो पहाड़ी पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर बेशकीमती मोती नहीं मिलते। वो वापस घर आ जाती है, लेकिन कालू और गोरी उसे डरा धमकाकर दोबारा काली पहाड़ी पर भेज देते हैं। लेकिन इस बार रानो चिड़िया का सामना खतरनाक जानवरों से होता है, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। हे भगवान, ये क्या? ये जानवर यहाँ कैसे आ गए? मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, वरना मैं इनका शिकार बन जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया किसी तरह अपनी जान उन जानवरों से बचाकर वापस घर आती है। उसे खाली हाथ देख कालू कौवा आग बबूला हो जाता है। मोती हासिल करना इस चिड़िया के बस की बात नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ बेचारी रानो की हालत पर उन दोनों को जरा भी तरस नहीं आता। माँ, ये दोनों बहुत ही लालची हैं। हमेशा अपने फायदे के लिए हम दोनों को मुसीबत में फंसा देते हैं। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों की किस्मत बहुत खराब है जो हमें इनके साथ रहना पड़ता है। इस तरह देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कर्ज वाले कालू को पैसे के लिए दोबारा धमकी देने आते हैं और उन्हें सिर्फ एक दिन का समय देते हैं। इस बात से कालू और गोरी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। मैंने सुना है कि पास वाले जंगल में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक रहता है। अपने मंत्रों की शक्ति से वो पक्षियों को मारकर उन्हें जमीन में दफन कर देता है और अगले दिन मुर्दा पक्षी सोने के रूप में बदल जाते हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। हम रानो और गुड़िया को उस तांत्रिक के हवाले कर देंगे। फिर तांत्रिक उन दोनों को मारकर जमीन में दफना देगा। उसके बाद दोनों का शरीर सोने के रूप में बदल जाएगा। इस तरह वो दोनों लालच में पड़कर रानो और गुड़िया को मारने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। ये दोनों तो अपने फायदे के लिए हम दोनों को जान से मारना चाहते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमें आज रात ही किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। फिर रात में मौका देखकर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए वो दोनों दूर जंगल में जा पहुँचते हैं। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं और नहीं उड़ सकती। तभी उन्हें झाड़ियों के पास एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। दोनों माँ बेटी जैसे ही कुएं के पास पहुँचते हैं कि तभी अचानक कुएं के अंदर से एक तांत्रिक बाहर निकल आता है। ओए, तुम दोनों कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या करने आए हो? रानो उस तांत्रिक को कालू और गोरी की सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों फिक्र मत करो, आज से तुम दोनों मेरे साथ रहो। फिर तांत्रिक उन दोनों को अपने जादुई स्ट्रॉबेरी घर में ले आता है। उस विशाल स्ट्रॉबेरी घर को देखकर रानो और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं। सच में ये स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत सुंदर है। फिर तांत्रिक अपने जादू से वहाँ पर एक और स्ट्रॉबेरी का घर बना देता है। रानो चिड़िया, ये लो, ये जादुई स्ट्रॉबेरी का घर आज से तुम दोनों का है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की चीजें मौजूद हैं। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस स्ट्रॉबेरी घर के अंदर जाती है और उसमें रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर सैर करने आती है। तभी कालू और गोरी उन दोनों को देख लेते हैं। फिर वो दोनों उनका पीछा करते हुए जादुई स्ट्रॉबेरी घर तक पहुंच जाते हैं। यह जादुई स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत ही कमाल का है। इस घर की शक्तियों के जरिए हम बहुत धनवान बन सकते हैं। हमें किसी भी तरह इस घर को अपने कब्जे में लेना होगा। उस समय तांत्रिक कहीं बाहर गया हुआ था। रानो और गुड़िया घर पर अकेले थे। तभी कालू और गोरी घर के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों को अचानक देख माँ बेटी घबरा जाती है। तुम दोनों ने क्या सोचा था? इतनी आसानी से हमारी चुंगल से निकल जाओगे? अब तुम दोनों को मारकर हम इस घर पर अपना कब्जा कर लेंगे। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तांत्रिक वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ कालू कौवे, बस अब बहुत हुआ। तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हो। अब मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा जिससे तुम दोनों को तुम्हारी नानी याद आ जाएगी।
फिर अगले ही पल उस जादुई स्ट्रॉबेरी घर के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और वो कालू और गोरी को स्ट्रॉबेरी के रूप में बदल देती है। फिर तेज हवा के झोंके के साथ वो दोनों स्ट्रॉबेरी हवा में उड़ते हुए वहाँ से दूर जंगल में चली जाती हैं। इस तरह कालू कौवे और गोरी कौवी को उनके की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ स्ट्रॉबेरी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। गुड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ रहा करती थी। उनके पापा के न होने के कारण घर में किसी मर्द का सहारा नहीं था। रानो खेती में अनाज की छंटाई का काम करती और बचा कुचा अनाज घर ले जाती। उसी से वो अपने परिवार का पेट भरती। कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया की सेहत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे वो काम पर नहीं जा पाती। उनकी ऐसी हालत देख आस पड़ोस के पक्षियों से जितना बन पड़ता उतना गेहूँ देकर उनकी मदद किया करते थे। एक दिन गुड़िया बेटी ने माँ से पूछा, माँ रोटियाँ बना दूँ? मटके में गेहूं पड़ा हुआ है जिसे छांटना है। मैं साफ कर दूंगी माँ, मैं उसी की सफाई के लिए जा रही हूँ। पर माँ गेहूं में बहुत कंकर हैं, सफाई करने में 1 घंटा लग जाएगा। आधे से ज्यादा तो कंकर और गेहूं तो ना के बराबर होता है। ये किसने ऐसा गेहूं दिया है? मुफ्त में मिला हुआ गेहूं ऐसा ही तो होगा बेटा, अपनी किस्मत में यही लिखा है बेटी। तभी दरवाजे पर ढोल बजाते हुए एक बाबा आए। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। बाबा हमारे पास कुछ नहीं, आप अगले घर जाइए। दहलीज पर आए हुए बाबा को खाली हाथ नहीं भेजा करते। जो है वह दे दो बेटी। माँ बेटी के मना करने पर भी बाबा जी वहाँ से नहीं हिले। इसलिए गुड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ हमारे पास जो है उन्हें देंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। फिर गुड़िया कंकर से भरा हुआ गेहूं वो बाबा को देने जाती है। ये देख बाबा गुड़िया चिड़िया की ओर देखते रहे। बाबा हमें क्षमा कीजिए, हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं, इसीलिए हम आपको देने से मना कर रहे थे। हमें गलत मत समझिए। कोई बात नहीं बच्चा, क्या हुआ, पुण्य खाली नहीं जाता। ये लो तुम्हारे लिए ये बक्सा। ऐसा कहकर बाबा जी ने एक बक्सा वहाँ प्रकट किया। इस बक्से में तुम जो भी डालो, जो भी मांगो, वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर ढोल बजाते हुए बाबा वहाँ से चले गए। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने वो बक्सा उठाया और अंदर ले गई और अपनी माँ से कहा, माँ उन्होंने कहा जो है वो डालो, जो चाहो वो पाओ। इसका मतलब मुझे नहीं समझ आया। क्या पता बेटा। उसके बाद गुड़िया ने मटके से गेहूं निकालकर उसे साफ किया और माँ से कहा, माँ आज मुझसे जितना बन पड़ा मैंने गेहूं की सफाई कर दी और मुझसे नहीं होगा, बाकी मैं कल करूँगी। सफाई किए हुए गेहूं मैं इस बक्से में डाल देती हूँ। ऐसा कहकर गुड़िया ने उसके बक्से में जैसे ही गेहूं डाला, उसमें से रोटी बनकर बाहर निकली। यह देखकर दोनों को यह समझ में आया कि जो बाबा घर पर आए थे वो कोई साधारण नहीं बल्कि मायावी बाबा थे। उन दोनों ने पेट भरकर रोटियां खाईं और बाबा जी को मन ही मन धन्यवाद प्रकट किया। लेकिन यह खुशी उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं थी। उनके पास जितना गेहूं था वो खत्म हो गया। माँ हमारे पास जितना गेहूं था सब खत्म हो गया। मैं खेत जाकर गेहूं की छटाई कर आती हूँ, थोड़ा गेहूं मिल जाएगा। बेटा अब फसल की कटाई हो गई है, उस जमीन पर अब कुछ नहीं मिलेगा। अब वहाँ भेड़ बकरियां घूम रही होंगी। अब हम क्या करें माँ? ऐसा कहकर गुड़िया उदास होकर बैठ गई। तभी उसे बाबा जी की कही हुई बातें याद आई, जो होगा वो डालो, जो चाहो वो पाओ। तुरंत गुड़िया ने उठकर उन कंकर को उस मशीन में डाल दिया। तभी माँ वहाँ आई। अरे पगली, ये क्या कर रही है तू? वो ऐसे बोल ही रही थी कि उस मशीन में से रोटियां बाहर निकलने लगती हैं। माँ इसका मतलब हम इसमें जो भी डालेंगे तो उसके बदले में हम रोटियां ही मिलेगी। माँ हमें अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम इसमें कंकर भी डालेंगे तो उसके बदले में हमें रोटियां ही मिलेगी। हम रोटियों को बेचकर घर चला सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया सोच है। उसके अगले ही दिन से वो दोनों रोटियां बनाकर बेचना शुरू करती है। उनकी रोटियों का स्वाद बहुत ही अच्छा होने के कारण उनके पास पक्षियों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ये सब उस जंगल में रहने वाले कालू कौवा से देखा ना गया। ये गरीब माँ बेटी रोटियां बेचकर इतना कैसे अमीर हो सकती हैं? कुछ तो दाल में काला है। आज रात पता लगाता हूँ। कालू रात होते ही राणो के घर की खिड़की से झांककर देखने लगता है। माँ कल के लिए मैंने ये कंकर लाकर रख दिए हैं। कल सुबह रोटियाँ बेचने हमें जल्दी चलना है।
कंकर से रोटियां? कुछ समझ नहीं आया। कालू बेटा, यहाँ पूरी दाल ही काली है। कालू ऐसा सोचकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही गुड़िया वो कंकर उस बक्से में डालती है और उसमें से रोटियां बाहर आने लगती हैं। दूर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे कैसे भी ये जादुई बक्सा चुराना होगा और मैं फिर घर बैठकर रोटियां तोड़ूंगा। कालू अपने घर जाकर जादुई मशीन चुराने का प्लान बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोटी ले लो, गर्मा गर्म रोटियां ले लो, ताजा ताजा आटे की रोटियां ले लो। कुछ ही देर में उनकी सारी रोटियां बिक जाती हैं और वो अपना ठेला लेकर घर चली जाती है। ठेले को पेड़ के पास खड़ा करके जब अपने घोंसले में आती है तो अपना सर पीट लेती है। हे ऊपर वाले, हमारे घर किसने चोरी की? कौन हमारा बक्सा चुरा कर ले गया? कितने दिनों बाद हमारे घर खुशियाँ आई थी और वो भी कोई चुरा ले गया। माँ, आप परेशान ना हो, वो बाबा का जादुई बक्सा कहीं नहीं जाएगा, वो हमें जरूर वापस मिल जाएगा। अब मैं इसमें कंकर डाल देता हूँ और फिर मजे से रोटियां खाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही उसमें कंकर डालता है, उसमें से एक जोर का बिजली का झटका कालू को लगता है और जोर के झटके के कारण उसका घोंसला आग की चपेट में आ जाता है। कालू जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर दूसरे जंगल भाग जाता है। अगली सुबह, माँ, मैं पानी लाने जंगल जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। गुड़िया पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे पड़े जादुई बक्से पर जाती है। वो तो शायद जादुई बक्सा है। गुड़िया खुशी खुशी वो बक्सा उठाकर घर ले जाती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं और वो रोटियाँ बेचकर अपना घर चलाने लगती हैं। दुष्ट कालू कौवा रोजाना अपना चेहरा छिपाकर पहाड़ों पर बैठ जाता और किसी भी आते जाते पक्षियों का भोजन छीन लेता। आज मिट्ठू तोता अपने लिए अपना सेब लेकर आ रहा था। कितना लाल है मेरा सेब, कितना मीठा है मेरा सेब, आज मिट्ठू खाएगा लाल सेब। ये कहकर मिट्ठू तोता अपना सेब लेकर जा रहा था। वो अभी पहाड़ों की तरफ पहुंचा ही था कि पीछे से कौवा अपना चेहरा छुपाए आता है और वो मिट्ठू का सेब लेकर भाग जाता है। मिट्ठू तो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। ले गया वो कमबख्त जालिम मेरा सेब, ले गया। पूरे 1 महीने बाद मुझे आज सेब खाने को मिला था। मैं बताऊंगा सबको, बताऊंगा, न्याय चाहिए मुझे। फिर ऐसे रोते हुए मिट्ठू जंगल वापस आता है। भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? रानो, मैं रो ना तो क्या करूं? मेरा सेब, मेरा सेब। भैया शांत हो जाओ, क्या हुआ आपके सेब को? वो पहाड़ी वाला डाकू आज मेरा सेब छीन कर भाग गया और मैं तो उसे पहचान भी नहीं सका। भैया ये लो, आप ये दाना खा लो और शांत हो जाओ आप। देखना, एक ना एक दिन वो जालिम जरूर हमारे हाथ पड़ेगा। वाह वाह, लाल है ये सेब और बहुत मीठा भी होगा। कैसे गाने गाते हुए जा रहा था मिट्ठू, मगर मैंने उसे रुला दिया और छीन लिया उसका सेब। वो दुष्ट कालू कौवा ऐसे खुद से बातें करता है और फिर मिट्ठू से छिना हुआ सेब खाने लगता है। शाम को सभी पंछी एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कल लाडो का भोजन छीन लिया उस जालिम ने और आज मिट्ठू का सेब छीन लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी नहीं बचेगा हम में से। मैं तो जब भी भोजन लेकर उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे तो बहुत डर लगता है। दूर से कालू कौवा भी पक्षियों को इकट्ठा देख लेता है। मुझे वहाँ जाना होगा, अगर ना गया तो सब मुझ पर शक करेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर कालू कौवा दूसरे पक्षियों के पास जाता है और वहाँ जाते ही जोरों से रोने लग जाता है। मिठाई, मेरी मिठाई, मेरी मिठाई भी छीन ली उस जालिम ने और मुझे बहुत मारा, मगर मैंने शोर नहीं मचाया, क्योंकि अगर मैं शोर मचाता तो वो मुझे जान से